आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी बाइक 60-70 की स्पीड में रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। मेरे पीछे प्रतीक भैया बैठे हुए थे। कहने को तो प्रतीक भैया मेरे पड़ोसी हैं, मगर मुझे अपने भाई से कम नहीं मानते। कहीं भी कोई भी फंक्शन हो हमेशा मुझे साथ लेकर ही जाते हैं। खैर अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे से प्रतीक भैया बोले, गाड़ी धीरे चला, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुंचेंगे। इस पर मैंने एक नज़र आसमान को देखते हुए कहा, देखिए बारिश आने वाली है, जल्दी पहुंच जाएंगे तो अच्छा है ना। इस पर प्रतीक भैया बोले, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बारिश आएगी तो रुक जाएंगे कहीं पर। तर्क वितर्क में मैं प्रतीक भैया से कभी नहीं जीत पाता, लिहाजा मैंने बाइक की रफ्तार कम कर दी। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सिर्फ काले बादल मंडरा रहे थे, वहीं अब कड़कती बिजली के साथ बूंदाबांदी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर तक तो मैं बाइक चलाता रहा, मगर जब बारिश काफ़ी तेज हो गई तब मुझे बाइक रोकनी पड़ी। बाइक रोककर हम दोनों रास्ते के किनारे बने एक टीन के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। हाथ घड़ी के ऊपर से पानी की बूंदों को हथेली से पोंछते हुए प्रतीक भैया ने कहा, काफ़ी रात हो गई है। मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक कुछ टाइम पास किया जाए, तो मैंने प्रतीक भैया से कहा, भैया जब तक बारिश नहीं छूटती तब तक कोई कहानी सुनाइए, आप तो अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। इस पर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद प्रतीक भैया बोले, एक कहानी याद आई है, पर सुनकर डरेगा तो नहीं। इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं कहानी सुनकर डरूंगा? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? जिसके बाद प्रतीक भैया ने बताना शुरू किया। बात आज से 2 साल पहले की है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं अपने घर में अकेला रहता था। एक दिन मेरे घर में मेरे मामा जी आए। उन्होंने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, वही मुझे दिखाने आए थे। सारा दिन मामा जी से इधर उधर की बात करने में ही पार हो गया, और जब रात हुई तब मामा जी बोले, अच्छा प्रतीक, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी मामी घर में अकेली है। इस पर मैंने बोला, पर मामा जी आप इतनी दूर रात में कैसे जा पाइएगा, आपकी तो नज़र भी कमज़ोर है। इस पर मामा जी मुस्कुराते हुए बोले, तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे ठीक चला जाऊँगा। बस तू मेरे फ़ोन में एक बार अपने मोबाइल से मिस कॉल मार दे। ये नया मोबाइल है ना, मुझे उतना पता नहीं है, कुछ हुआ तो मैं तुझे फ़ोन करूँगा। इतना बोलकर मामा जी अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गए। मामा जी के बताए मुताबिक मैंने उनके फ़ोन पर मिस कॉल कर दिया, जिसके बाद मैं सोने चला गया और बहुत जल्द ही मेरी आँख भी लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आँख खुली तब मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल देखा तो मामा जी का फ़ोन था। मुझे लगा शायद मामा जी घर पहुंच गए होंगे। मैंने फ़ोन उठाया तब सामने से किसी ने कहा, हेलो, इस फ़ोन में आपका नंबर भांजा बोलकर सेव था, तो आपको नंबर पर ही फ़ोन किया। आपके मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं, आप जल्दी आ जाइए। फिर मैंने उन लोगों से हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और घर पर ताला मारकर निकल पड़ा। मोबाइल में वक्त देखा तो रात के 1:45 बज रहे थे। रास्ता एकदम खाली था। दूर दूर तक एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। चूंकि वो हॉस्पिटल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल पैदल ही आगे बढ़ने लगा। मुझे मामा जी की बहुत फिक्र हो रही थी और मुझे ये अंदेशा होने लगा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। खैर चलते चलते
मुझे रास्ते में एक ट्रक वाला दिख गया तो मैं उससे लिफ्ट लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पूछताछ करने पर जो पता चला वो सुनकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरे मामा जी कुछ देर पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्या से क्या हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मामी को क्या जवाब दूंगा। खैर, मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और बॉडी रिलीज करने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद मुझे डेथ बॉडी हैंड ओवर कर दी गई, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने एक एम्बुलेंस का जुगाड़ करके मामा जी के घर की ओर निकल पड़ा। एम्बुलेंस ड्राइवर, उसके बगल वाली सीट पर मैं और मामा जी की लाश पीछे रखी हुई थी। रास्ता एकदम खाली था। हमारी एम्बुलेंस के अलावा रास्ते पर और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से जंगली इलाका होने की वजह से नज़ारा निहायती डरावना था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। बाहर देखते देखते मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मैं नींद के आगोश में चला गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो एम्बुलेंस अभी भी चल रही थी। मगर ये क्या, एम्बुलेंस अभी जिस रास्ते पर चल रही थी वो रास्ता मामा जी के घर की ओर जाने वाला रास्ता नहीं था। वो कोई अलग ही रास्ता था, जिस पर मैंने ड्राइवर से पूछा, ये कौन सा रास्ता है? इस पर ड्राइवर बोला, साहब ये शॉर्टकट है, मैं इधर 1-2 बार आया हूँ। मैंने भी सोचा ये ड्राइवर लाइन का आदमी है तो शायद इसे रास्तों के बारे में मालूम होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। ये रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि ये वाला रास्ता उस पिछले वाले रास्ते से ज़्यादा छोटा और संकरा था। क्योंकि रोड के आजू बाजू जो जंगल था वो फैलते फैलते रोड के ऊपर तक आ गया था। एम्बुलेंस पूरी रफ्तार से रास्ते पर दौड़े जा रही थी। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही एम्बुलेंस की स्पीड कम होने लगी। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा था। मतलब ये कि एम्बुलेंस अपने आप ही स्लो हो रही थी। हैरानगी भरी नज़रों से ड्राइवर मेरा और मैं ड्राइवर का चेहरा ताक रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है। थोड़ी ही देर में चलते चलते एम्बुलेंस अपने आप ही रुक गई, जबकि ड्राइवर का पैर ब्रेक पर था ही नहीं। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर पैर रखकर गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश भी की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा हो। ड्राइवर के लाख कोशिशों के बावजूद भी जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो मैंने बोला, रुको, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ क्या हुआ है। इस पर ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं साहब, एकदम नहीं, ये गलती मत करिएगा, ये रास्ता अच्छा नहीं है। इस पर मैंने पूछा, रास्ता अच्छा नहीं है मतलब चोर बदमाश है क्या? इस पर एम्बुलेंस ड्राइवर बोला, नहीं, चोर नहीं, भूतों का डर है। इस पर मैंने बोला, क्या भूतों का डर? पर जब तुमको ये सब पता था तो फिर इस रास्ते पर आए क्यों? इस पर ड्राइवर कुछ नहीं बोला और मुंह लटकाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। अब मैं भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। अभी मैं किसी मदद की आस में सामने रोड पर देख ही रहा था कि तभी रोड पर मुझे जो दिखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सर उसके धड़ से अलग था वो रोड पर इधर उधर घूम रहा है। अब तक मैं जो हिम्मत बांधे हुए था
उस आदमी को देखकर मेरी सारी हिम्मत मिट्टी में मिल गई। मेरा गला सूखने लगा। ये सब क्या है, मैं ज़रा भी समझ नहीं पा रहा था। इधर गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। तभी मैंने डरते डरते ड्राइवर को भी सामने देखने का इशारा किया, तो उस सरकटे आदमी को देखकर ड्राइवर भी हक्का बक्का रह गया। मगर तभी दूर किसी मस्जिद से सुबह की अजान शुरू हो गई। हालांकि अजान की आवाज़ काफ़ी धीमी थी, मगर अजान शुरू होते ही वो सिरकटा आदमी कहीं गायब हो गया और इतनी देर से जो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी वो भी चलने लगी। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 4:15 बज रहे थे। प्रतीक भैया की सारी कहानी सुनकर मैंने बोला, कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर वो रास्ता है किधर? कभी हमें भी मिलाइए भूतों से। इस पर प्रतीक भैया की तरफ से जो जवाब आया, उस जवाब की कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। भूतों से मिलने के लिए तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग उसी भूतिया रास्ते पर हैं। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और डर के मारे कांपने लगा। जिसके बाद प्रतीक भैया बोले, देखा, मैंने कहा था ना तू डर जाएगा। चल छोड़, बारिश छूट गई है, अब घर चलते हैं। फिर हम लोगों ने बाइक उठाया और सीधे घर आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।